बहुजन नायकों की कहानियाँ इन दिनों हम आपको दिखा रहे हैं और भारत के अंदर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर की बात हो रही है और जो यहाँ पर बहुजन नायक रहे हैं उन पर बात हो रही है। जब बहुजन नायकों की बात हो तो तथागत गौतम बुद्ध की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तथागत गौतम बुद्ध की बात ये कही जाती है कि 2500 या 2600 साल पहले की बात है गौतम बुद्ध की। उस कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा हैं, बहुजन लोगों की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे कानूनी लड़ाई हो, चाहे बहुजनों की बाहर आकर के लड़ाई लड़ने की बात हो, सोशल मूवमेंट पार्टी के ज़रिए उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो उनसे गौतम बुद्ध पर जो है वो आज हम चर्चा करेंगे कि 2600 साल की जो बात कही जा रही है, क्या वाकई में गौतम बुद्ध जो थे उनका इतिहास 2600 साल का पुराना है। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया संसार जी। सर, गौतम बुद्ध की बात हो रही है तो 2600 साल का एक जिक्र आता है कि 2600 साल पहले गौतम बुद्ध हुए। इसमें किस प्रकार की सच्चाई है, किस तरीके की हम इसे पुख्ता सबूत इसके बता सकते हैं और ये इसमें कितनी सच्चाई रहेगी। देखिए संसार जी, ये तो सारा संसार जानता है और बहुत सारे लोग आम जन भी जानते हैं कि 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 80 ईयर्स उनकी एज रही है। ये तो तकरीबन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये गौतम बुद्ध, जो तथागत गौतम बुद्ध जिनकी हम बात करते हैं, ये 28वें बुद्ध थे। इनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके थे। और अगर हम ये मान के चलें कि एवरेज एज 60 या 70 साल रही हो किसी भी एक बुद्ध की, क्योंकि बुद्ध जितने भी हुए बड़े काम पीसफुल हुए, तो अच्छी लंबी जिंदगी उनकी रही तथागत की तरह। तो आप 70 जरबे 27 कर लीजिए और एक और दूसरे बुद्ध के बीच में अगर 50 साल का भी एवरेज गैप लेके हम चलें, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पहले बुद्ध हमारे हुए होंगे वो 5500 साल पहले हुए होंगे। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के शायद शुरुआती दौर से ही हमारे पहले बुद्ध जो हैं वो हुए होंगे और उस विचार को लेके हम आगे चले हैं। इसके साक्ष्य हमें अदरवाइज भी मिलते हैं। आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के जो अवशेष हैं उनको अगर देखें तो उनमें कुछ आकृतियां बुद्ध के चीवर की तरह धारण की हुई हमें मिलती हैं। और जो धम्म चक्र है, जिसे हम बुद्ध का धम्म चक्र कहते हैं, वो कम तीलियों वाला, 4 तीलियों वाला, वो पुराना हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। इसके अलावा पीपल के पत्ते का कुछ आकृतियों में हमें बना हुआ शाप मिली है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बुद्धिज़्म से रिलेट करके जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति को स्टडी करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2600 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध हुए, ये बात सच है। मगर बुद्धिज़्म की शुरुआत पहले बुद्ध जो है कम से कम भी 5500 वर्ष पहले हुए, ऐसा मेरा मानना है। अब ये बात चल रही है कि बुद्धिस्ट कौन है। यहाँ पर जो समाज इस वक्त बुद्धिज़्म को अपना रहा है या बुद्धिज़्म के साथ जुड़ रहा है वो बुद्धिस्ट हैं, या जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बुद्ध भिक्षु हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। असलियत में आखिरकार जो बुद्धिस्ट हैं वो कौन है। इसमें मैं 2 व्यक्तियों को कोट करना चाहूँगा। एक तो आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे पहला और सबसे बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में जो हुआ वो तथागत गौतम बुद्ध थे। यानी बुद्धिज़्म को उन्होंने सबसे बड़ी साइंस का रिलेशन के साथ जोड़ के बताया। दूसरा, मैं एक प्रोफेसर हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, सासाराम यूनिवर्सिटी बिहार में प्रोफेसर हैं और लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल के बेस पे वो बुद्धिस्ट स्टडी को सामने लाते हैं। उनको मैं कोट करते हुए और अपनी बात भी इसमें ऐड करते हुए मेरा भी यही मानना है कि जिसका आचरण बुद्धिस्ट है वो बुद्ध है। भारत में जितने भी SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड जितने भी लोग हैं, उनके घरों में अगर आप जाएंगे तो वो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, चाहे वो खुद को बुद्ध कहते हों या ना कहते हों। आप देखिए पंचशील में जैसे उन्होंने कहा कारण किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो हमारे घरों में अक्सर हमें ये बताया जाता है बिना वजह किसी जीव को ना तंग करना, ना परेशान करना, ना मारना है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। तो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं हमारे घरों में, सब घरों में आपको मिलेंगी। तो मेरा ये मानना कि भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी बहुजन जो हैं, वो चाहे अपने आप को हिंदू समझे, मुस्लिम समझे, कुछ भी समझे, मगर उनके आचरण के आधार पे मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि वो बुद्ध हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसमें ये देना चाहूँगा, जैसे हमारी कास्ट जो है, जातियाँ जो हैं, उनको अगर हम स्टडी करें
अब देखिए, चमार अगर हम किसी को कहते हैं तो चमार से अगर पूछा जाए कि आप चमार कैसे हैं, वो कहते हैं हम हमारे बुजुर्ग चमड़े का काम करते थे। ये गलत है। मैंने इस पर रिसर्च की है। जो बुद्धिस्ट राजा बुद्धिस्ट मोंक को चोरी चोलते हैं ना, जो जैसे आपने गुरुद्वारे में देखा होगा, तो चोरी चोलने से चंवर बना, चंवर से चमार। तो ये बुद्धिस्ट राजा थे जो आज के चमार हैं। ये इतिहास में बुद्धिस्ट राजा थे, महाराजा थे, और ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स को चोरी चोला करते थे, यानी उनको चोरी से हवा दिया करते थे गर्मियों में। तो और छत्र जो ऊपर रखते थे वो उठाया करते थे। तो राजा होने के बावजूद अपनी कृतज्ञता उनके प्रति जो निर्वहन करते हुए चोरी चोलते थे। तो ये चंवर बना, चंवर से चमार। चमड़े का इसमें कोई लेना देना नहीं, काम चमड़े का है, वो अलग बात हो गई। इसी तरह यहाँ पे हमारी कास्ट है चीर, वो असली कास्ट है चीवर, जीवर। तो चीवर वही है जो बुद्धिस्ट मोंग पहनते हैं। तो ये प्रचारक थे। इसी तरह एक जाति है नाई। नाई कोई जाति नहीं है, नाई तो पेशा है। वर्ड है न्यायी। ये बादशाह थे, यहाँ के राजा थे बुद्धिस्ट। तो इस तरह से जितनी भी हमारी जातियां हैं, ये जातियां बेसिकली हमें बुद्धिज्म से ही जोड़ती हैं। डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हम हिंदू धर्म में नीच हो गए क्योंकि हमें अपनी जातियों के असली मतलब पता नहीं रहे। तो भारत में रहने वाला हर मूल निवासी मेरे मुताबिक बुद्धिस्ट है। अब जिस प्रकार से बुद्ध का प्रचार शुरू हुआ है, लिखित में यह आता है कि बुद्ध ये कहते थे कि मैं 2000 साल बाद फिर लौटूंगा। तो 2000 साल बाद लौटने की बात की पुष्टि जो है वो ओशो ने की थी। तो अब काफ़ी समय हो चुका है और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग लगातार बुद्धिज़्म की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं किस तरीके से बुद्धिज़्म, क्या वाकई भारत में बुद्धिज़्म जो है वो दोबारा से राज करेगा, वापस आएगा, या फिर ये ख्वाब बन करके रह जाएगा? संसार जी, मेरा पूरा मानना है कि बुद्धिज्म कहीं गया नहीं था। वक्त की एक आंधी में और कुछ स्वार्थी बाहर से आए हुए लोगों के स्वार्थ की वजह से और उनके बुरे कामों की वजह से बुद्धिज्म को यहाँ पे धराशायी करने का काम चला। 11वीं शताब्दी के अंत में 1199 टू 1205 के बीच में नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया। वैसे तो नाम खिलजी का लगता है, लेकिन वहां पे राज उस वक्त उस छोटे से एरिया में ब्राह्मणों का था, सैन वंश का था। तो सैन वंश ने वो क्यों करवाया, ये एक अलग चर्चा का विषय रहेगा। तो मेरा ये मानना कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी 11वीं शताब्दी के अंत में जली तो 1200 साल तक, 11वीं शताब्दी के अंत तक भारत पूरी तरह से बुद्ध में ही था। कुछ एक क्षेत्र में बाहर विदेशियों का छोटा मोटा राज रहा, जैसे मैंने एग्जांपल दी सैन वंश का राज। तो 12वीं शताब्दी तक तो हमारे धर्म वर्ण जाति ये ऊंच नीच की व्यवस्था थी ही नहीं, बुद्धिज्म था, मानव एक समान था। उसके बाद 8वीं शताब्दी से थोड़ा थोड़ा ये शुरू हो चुका था, क्योंकि बुद्ध को शिवजी डिक्लेयर कर दिया गया। फिर 11वीं शताब्दी में वैष्णव डिक्लेयर कर दिया गया, शैव मत और वैष्णव मत की शुरुआत हुई। 13वीं शताब्दी में जो है शाक्त मत शुरू हुआ, शक्ति की मत का यहाँ से शुरुआत हुई। तो इस तरह से बुद्धिज्म को घालमेल करके हमें हमारे इतिहास से काट के भुला दिया गया। मगर आज फिर से बुद्ध, कहीं भी आप देखिए, पूरे भारत में, पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, विश्व में कहीं भी जाके खोद लीजिए, बुद्ध ही बुद्ध मिल रहा है। इसका मतलब बुद्ध एक बार फिर से वापस आ रहा है। बुद्धिज्म ही बचेगा, क्योंकि वो तार्किक है, वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। वो किसी तरह की भी मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास करने वाला, अंधविश्वास में जाने वाला नहीं है। तो बुद्ध ही वापस आएगा। और भारत में मैं इस बात को लेकर बड़ा उत्साहित हूं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को खुद घर वापसी की, घर वापसी, और 15 को उन्होंने लाखों लोगों को अपने साथ लिया। तो तब कई लोग हंसते थे कि ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, मगर मैं ये फख्र और दावे के साथ कह सकता हूं, आज पूरे भारत के हर राज्य में और बाहर भी हजारों की नहीं, लाखों की संख्या में हर महीने लोग बुद्धिज्म में आ रहे हैं। और मैं अपने SC ST OBC और खास करके OBC भाइयों को ये पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो आज बुद्ध में आएगा वो आने वाले 15 या 20 साल के बाद राज करेगा। जो लोग बाबा साहब के साथ बुद्ध में आए या उसके बाद आगे पीछे एरा में आए, आज वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत रीजनिंग लॉजिक पे बात करने वाले और फाइनेंशियली भी बड़े सिक्योर लोग हैं। जो तर्कशील जीवन जिएगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये बुद्ध वापस आ रहा है, ये जमीन से फट के बाहर आएगा। इसको दुनिया की कोई ताकत, ब्राह्मणवादी ताकत तो छोड़ दीजिए, मनुवादी तो इसके आगे टिक नहीं पाएंगे, दुनिया की कोई और ताकत भी इसके आगे नहीं टिकेगी, ये मेरा मानना है।
यहाँ पर एक बात जो है वो कही जा रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर से भी लगातार अवशेष मिल रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर रिसर्च क्यों बंद कर दी गई वो एक अलग विषय रहेगा। अखनूर इलाके में अवशेष जो हैं वो मिले हैं, बुद्ध की निशानियाँ वहाँ से मिल रही हैं। ज़मीन खोदने के बाद या ज़मीन को फाड़ करके बुद्ध बाहर आ रहे हैं। गुजरात की धरती से बुद्ध आए। लेकिन मैंने देखा होगा जग्गूराम बटवाल और कृपाराम कैथ और अभी और सारे काफ़ी लोग हैं जिनके ऊपर मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। उन सब के तार और उन सब के जो लिंक थे वो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उनके घरों से वो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। 40 साल 50 साल पुरानी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए होने के दावे के साथ साथ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। लेकिन उनके हालात इस प्रकार के क्यों हुए, उन लोगों को संभालने की ज़रूरत थी, या इस वक्त जो बुद्धिस्ट सोसाइटियाँ हैं या बुद्धिस्ट लोग हैं, इन लोगों की जिम्मेवारी उन लोगों के प्रति क्या थी, आखिर उनके हालात इतने बुरे क्यों हुए? संसार जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा, कनिष्क जो कि गुर्जर एक राजा हमारे महाराजा हुए हैं, वो बुद्धिस्ट थे। कश्मीर में चौथी संगति वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने करवाई, और जिस जगह उन्होंने करवाई वहाँ पर कई मंजिला महल बनवाया लोगों के रहने के लिए और उस संगति के लिए। वो अभी भी उसके रिमेन्स हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो पूरा कश्मीर जो है बुद्धिस्ट था, जम्मू पूरा बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था। अशोका का राज जो है 58 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो बुद्धिस्ट था। तो ये बड़े फख्र की बात है। अभी भी बड़े सारे नाम कश्मीर में आप देखिए, वैरी नाग, तो नाग वंश का वहाँ पे मिलेगा। तो इसी तरह से जम्मू में भी अंबाराई की भाई आप बात कर रहे हैं, अखनूर के पास नए पुल के नीचे, नए ब्रिज के नीचे, तो अंबाराई का आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत वहाँ पे मोनेस्ट्री थी हमारी बुद्धिस्ट। तो ये हम बुद्धिस्ट हैं, हम आज भी बुद्धिस्ट हैं। खुद को क्या समझते हैं वो अलग बात है, वो जब समझ में आएगा तो हम एकदम एक झटके में हम वापस आ जाएंगे। अब रही बात जिन लोगों का अभी आपने जिक्र किया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, अभी 2-3 पीढ़ियां पहले ही हुए हैं। तो इनको जब बात का पता चला और खास करके बाबा साहब की मूवमेंट के साथ जुड़ने के साथ इनको जब सच्चाई पता चली, तो तभी से ये लोग उन मूवमेंट्स में भी गए। कई लोग तो बाबा साहब की उस दम घर वापसी में भी शामिल थे। तो वहाँ से वापस आते वक्त वहाँ से उनकी फ़ोटोज़ ले आए, बुद्ध के लिटरेचर ले आए जो मिल पाया, और यहाँ आके कुछ एक बुद्ध विहार इन्होंने बनाए भी और उस काम को चलाने की कोशिश की। कोई भी काम जब शुरू होता है, फिर से उससे शुरू करना हो तो मुश्किलात आती हैं। तो वो जो करना चाहते थे उसको कर तो नहीं पाए, मगर मेरा यह दावा है कि उन्होंने वो जो शुरुआत की थी वो धीरे 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 चिंगारी भड़कती 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 आज बहुत बड़ा एक आग का एक बहुत बड़ा फायर जो सबके सामने उभर के सामने आई है। तो उनकी भी कोशिशें हैं। मेरा ख्याल है उन्हें हमें याद रखना चाहिए, उन्हें हमें ढूंढना चाहिए। वो हमारे वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, वो संत हैं जिन्होंने वापस हमारे अतीत के साथ, हमारे गुजरे हुए कल के साथ हमें जोड़ के फिर से बुद्ध के साथ हमें जोड़ा है। उनकी हत्याएं भी हुई, हम जानते हैं कैसे हुई, वो भी खोजना होगा, उस पर चर्चा करनी होगी। और मेरा ये मानना है जब हम बुद्ध को सही तरीके से जान पहचान लेंगे तो SC ST OBC और हमसे धर्मांतरित जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस हैं, हमारे अंदर का सारा जितना भी डिफरेंस है, ऊंच नीच का, गैर बराबरी का, वो खत्म हो जाएगा। हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। और मेरा ये मानना कि बुद्ध की वो बात जो है, ये महापुरुष जो हमारे मर चुके हैं जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, इनकी अपेक्षा के मुताबिक हम उसे पूरा कर पाएंगे। एक सवाल है मेरा आखिर में कि बुद्ध का मतलब जो है वो तार्किक और तर्क पे बात करने की बात कही गई है, क्योंकि बुद्ध ने जितनी भी तपस्या की उसके बाद में उन्होंने कहा कि इंसान और उसका दिमाग जो है, जैसे राजरत्न अम्बेडकर ने कहा कि वही सब कुछ है, जो इंसान सोचता है, जो इंसान चाहता है, जिस पे वो बात करता है वही सब कुछ है, कोई भगवान या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये बुद्ध की कही हुई बातें हैं जो राजरत्न अम्बेडकर ने कही हैं। लेकिन जो बुद्धिस्ट अब कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ के नाम पर जो वो कर्म कांड कर रहे हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हम लोगों के पास भी पहुंच रही हैं, तो वो बुद्धिस्ट को कहीं ना कहीं या बुद्ध धर्म को कहीं ना कहीं गुमराह करने की या एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप ठीक कह रहे हैं। एक मंदबुद्धि लोगों की ये हमेशा दिक्कत रही है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने इसका जवाब अपने अंतिम समय में दिया भी था, जब उनसे ये पूछा गया कि आपके बाद ये मूवमेंट आगे कैसे चलेगी, ये विचार आगे कैसे बढ़ेगा, तो किसी को ये जिम्मेवारी आप दे दीजिए, आनंद को या किसी को दे दीजिए।
तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था मेरा विचार ही आपका मार्गदर्शक होगा, जिसको समझ में आया वो यहाँ रहे, जिसको नहीं आया वो आज भी घर जा सकता है। तो बुद्ध को आप ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग उनकी पूजा में या उनके कर्मकांडों में उलझ कर उसको डेविएट करने की, मैं साजिश तो नहीं कहूँगा, वो बेचारे जानते ही नहीं है तो साजिश तो नहीं कर रहे, मगर वो भटक जाते हैं। लेकिन बुद्ध का मूल तत्व इतना स्ट्रांग है, इतना जबरदस्त है, इतना परिपक्व है कि उसे कोई डाइल्यूट कर ही नहीं सकता। आज भी आप देखिए, त्रिचरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं अपना स्थान, अपनी जगह लेके रहे हैं। भारत के झंडे में धम्म चक्र होना, और वो भी मनुवादियों के आसपास पूरी तरह से घेरा डाले होने के बावजूद, ये इस बात को साबित करता है कि धम्म को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। और शेर वाले 3 शेर 4 शेर वाला जो मुंह जो हमने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, इसके अलावा बुद्ध के कई आइकन्स हमारे जो है राष्ट्रीय आइकन हैं। इस देश में बुद्ध ही बुद्ध था, बुद्ध ही बुद्ध है, और संसार जी बुद्ध ही बुद्ध रहेगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूं। और आज जो बुद्ध नहीं बनेंगे, या अगले 20 या 30 साल में बुद्ध नहीं बनेंगे, आज से 40 या 50 साल बाद उनकी हालत बहुत बुरी, दयनीय होगी। वो दरिद्र हो जाएंगे, हर तरह से महरूम रह जाएंगे अपनी सारी चीजों से, क्योंकि तर्क शक्ति के बगैर इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, और वो तर्क शक्ति किसी और जगह आपको नहीं मिलेगी, बुद्ध के धम्म में ही मिलेगी। आप बुद्ध के धम्म में नहीं भी जाना चाहते, आप तार्किक हो जाइए, नास्तिक हो जाइए, बुद्ध हो जाएंगे। अब बुद्ध ने किसी ईश्वर का खंडन क्यों नहीं किया? क्योंकि ईश्वरवाद तब था नहीं। बुद्ध ने किसी ब्राह्मण से कभी बहस नहीं की, क्योंकि ये वाले ब्राह्मण तब थे नहीं। समन बमन थे, वो बुद्धिस्ट ही थे, वो मूल निवासी बहुजन ही थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, उनसे बुद्ध के वार्तालाप हुए। अब आज के ये बाहर से आए हुए ब्राह्मण कहते हैं हमारा वार्तालाप हुआ था, वो युद्ध है, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं, ये थे ही नहीं। ये तो 2300 साल पहले आना शुरू हुए और 1800 साल पहले तक आके बसे। 500 साल का एरा है, वो बुद्ध के 500 साल बाद तो ये आना, 300 साल बाद आना शुरू हुए, तो उस एरा में ये आए। तो बुद्ध के टाइम तो ये थे भी नहीं। तो उसी हमारी संस्कृति को ही इन्होंने वो पेटेंट और कॉपीराइट करवा के हमारे ऊपर ही थोप के अब ये हमारे सर पे बैठ गए हैं, और शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया पे ये छा गए हैं। अब हमें बात समझ में आ रही है, आने वाले समय में बुद्ध ही रहेगा और मूल निवासी बहुजन ही इस देश का राजा होगा, और पूरे देश के साधनों संसाधनों पर मूल निवासी बहुजनों का ही कब्जा होगा। ये बुद्धिज्म के माध्यम से हम कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जिस प्रकार से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, बड़ा सवाल है। शिक्षा से वंचित करना शुरू कर दिया गया है। राजरत्न अम्बेडकर ने भी इसका जिक्र किया था कि भारत के अंदर हिंदी को प्रमुखता देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप हिंदी बोल करके जापान में जा कर के दिखाइए, अमेरिका में जा कर के दिखाइए, किसी भी पड़ोसी मुल्क में जा कर के दिखाइए, क्या आप वहाँ पर रह सकेंगे, उन लोगों से बात कर सकेंगे, तर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये एक छोटी सी उदाहरण उनकी थी। और दूसरा सवाल इसी में मैं ऐड करता हुआ यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि 2025 का जो एक टारगेट या जो एक संकल्प लिया गया है, बुद्ध भिक्षु सुमित भंटे ने ये कहा था कि 25 करोड़ जो हैं वो बुद्धिस्ट लोग होंगे 2025 में। तो वाकई ये आपको लगता है कि ये मुनासिब होगा? देखिए, जैसे जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि एजुकेशन को मनुवादी व्यवस्था जो है ख़त्म कर रही है, यानी जो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया में बैठे हुए मनुवादी लोग हैं, शिक्षा को बर्बाद करने में लगे हुए। ये बात तो सच है। उन्होंने पहले शिक्षा को प्राइवेटाइज किया, फिर महंगा किया, फिर बोर्डिंग स्कूल बना लिए, उसके बाद अपने बच्चों को फॉरेन भेज दिया, और यहाँ पे शिक्षा को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने का एक षड्यंत्र रच दिया। तो ये बात तो सही है कि वो नहीं चाहते हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि बुद्ध ने भी तो कहा था कि रोशनी होनी चाहिए। रोशनी कोई उजाले को नहीं उन्होंने कहा, एजुकेशन को कहा। तो एजुकेशन के जब फॉरेन में पहली यूनिवर्सिटी खुली थी, तब 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय यहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट थे। तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, बहुत ज़्यादा, और सब विश्वविद्यालय बहुत लंबे चौड़े थे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बुद्ध के विचार हैं, ये हमारे लोगों को एजुकेट करेंगे। इस पे दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एजुकेशन सिर्फ ABCD, A, E, अल्फ़बे पे ये नहीं होता। एजुकेशन आज जो मीडिया दे रहा है,
ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लोगों को अगर इन चीज़ों से महरूम थोड़ा कर भी लेंगे तो सोशल मीडिया और बाकी जो चीज़ें उनसे ताकत लगा के और अपने प्राइवेट लेवल पे अपने दम पे हम लोगों को एजुकेट करके वहाँ तक ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है एजुकेशन को तो ये ख़त्म करने में असफल हो जाएंगे अल्टीमेटली। एजुकेशन, अब हम अपना सब कुछ बेच के भी एजुकेशन हासिल करने में लगे हैं तो हमारी अगली पीढ़ियाँ अनएजुकेटेड हो ही नहीं सकती, और जो रह गई हैं उनको हम किसी भी ताकत से, किसी भी तरह से, कितना भी दम लगाना पड़े लगा के एजुकेट कर लेंगे। तो उसके बाद हम अगली लड़ाई पे आएंगे। जैसे बाबा साहब ने भी कहा था, फुले साहब ने भी कहा था, पहले एजुकेशन, फिर उसके बाद एजिटेशन और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ये हम करेंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या हम 2025 में 25 करोड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे, तो संसार जी इसका आधा जवाब तो मैं पहले दे ही चुका हूं। देखिए, जितने भी मूल निवासी बहुजन हैं जिनके घरों में त्रिशरण है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं, चाहे वो खुद को बुद्ध नहीं जानते क्योंकि उन्हें पता नहीं है, ब्राह्मणों ने उनको भुला दिया, मगर उनका कंडक्ट, उनका आचरण जो है वो बुद्धिस्ट है। तो 140 में से मेरा ख्याल है 120-25 करोड़ तो हम बुद्धिस्ट हैं ही हैं, बाकी विदेशी जो हैं वो अलग रहे। तो इस आंकड़े को सामने रखते हुए मेरा ये मानना कि वो बुद्धिस्ट हैं। हाँ, जो बात बनते सुमित रतन या हमारे दिल्ली वाले जो एमएलए हैं हमारे, जो गौतम जी, जिनको अभी मिनिस्ट्री से उन्होंने हटाया, वो जो कह रहे हैं और जो हमारे और लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो 25 करोड़ वो हम कह रहे हैं, वो हमारी फिगर क्या है वो आप समझ लीजिए। वो हम उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो खुद कहेंगे उठ के कि मैं बुद्ध हो चुका, यानी मैं वापस बुद्ध के धम्म में घर वापसी कर चुका, जैसे बाबा साहब ने की। बाबा साहब भी तो बचपन से बुद्धिस्ट ही थे, तार्किक थे, वो कोई मनुवादी तो थे नहीं, कर्म कांडों में विश्वास करने वाले बिल्कुल नहीं थे, वो तो थे ही बुद्ध। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को डिक्लेयर किया, डंके की चोट पे कहा कि मैं अपने बुद्ध के धम्म में आज घर वापसी कर रहा हूं। तो वो 25 करोड़ लोग 2025 तक हो जाएंगे। अभी भी करोड़ों लोग हो चुके हैं, लेकिन 25 करोड़ का आंकड़ा 2025 तक शर्तिया हो जाएगा, और उसके बाद अगले कुछ सालों में पूरा भारत बुद्ध में होने वाला है। बाबा साहब का आखिरी सपना यही था कि मेरा भारत बुद्ध में हो, और जो अधूरा काम मैं छोड़ चुका कि व्यवस्था जो है मनुवादी रह गई, इसकी जड़ तो मैंने जला दी, इस मनुवादी पेड़ को गिराकर धराशायी करना है, तो उसको अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा ऐसा मानना है 2025 में ये आंकड़ा हम पूरा कर लेंगे और अगले कुछ सालों में बुद्ध में भी हो जाएंगे और मनुवादी व्यवस्था अब ध्वस्त होने ही वाली है। आखिरी मैं एक कमेंट के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अगर संसार जी ये बात मेरी वाली ना हुई होती तो मोहन भागवत मंच से क्या ये बात कहते कि भारत में जो मुस्लिम हैं वो अपना जो करना चाहें कर सकते हैं, SC ST OBC का हक नहीं मारना चाहिए, हमें बुलडोज़र नहीं चलाने चाहिए, हमें कानून के हिसाब से चलना चाहिए, तो मोहन भागवत की वो पहले वाली जो धाड़ है वो अब भीगी बिल्ली बड़ी भाषा बन गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सवाल आपने पूछा इसमें उसका अर्थ निहित है, जवाब है कि अब भारत बुद्ध में होने जा रहा है, मनुवादियों के दिन लग चुके हैं, अब इनको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। ये अंग्रेज़ों को विदेशी कह के भगाते थे, अब ये खुद विदेशी यहाँ से भाग जाएं तो बेहतर है, वरना अब हम इनका इंतज़ाम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद अशोक जी बात करने के लिए। पूरा भारत फिर से बुद्धमय होगा, और बुद्ध ने जैसे कहा था कि 2000 साल के बाद मैं फिर वापसी करूँगा, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये कोई शक्ति या जादू नहीं था, तंत्र विद्या नहीं थी, ये बुद्ध का विज्ञान था। और वो जानते थे कि मुझे 2000 साल के बाद मेरे देश के हालात क्या होंगे और मेरे लोग मुझे किस तरीके से वापस खोजेंगे, और मेरी दबाई हुई जो उनके इतिहास को जिस तरीके से दबाया गया वो कैसे सामने आएगा। तो आज आप भारत में कहीं पर भी देखिए, जहाँ से खोदेंगे बुद्ध ही बुद्ध दिख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे फिर कोई गांव हो, चाहे कोई कश्मीर का कोई इलाका हो। लगातार इलाकों के नाम बदलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बुद्ध के साथ जुड़ी हुई हिस्ट्री ना निकल आए। डर है मेरे ख्याल से उन लोगों को कि बुद्ध मई अगर ये देश हुआ तो वाकई में घुसपैठियों के लिए मुश्किल हो सकती है। आप RTI इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहें, खबरों को शेयर करते रहें ताकि जानकारी उन लोगों तक पहुंचे। बड़ी मेहनत से ये जानकारी लेकर के हम आप तक पहुंचते हैं ताकि बुद्ध समाज के लोग, जो बुद्ध के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि वो कौन है, उन्हें ये पता चल सके कि आखिर वो कौन है।